नमस्कार। इतिहास में ना कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो पूरे देश का भविष्य ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही दौर की बात करने वाले हैं जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो सा जाता है, शुंग साम्राज्य। तो चलिए भारत के इस भूले हुए अध्याय पर से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक इतना बड़ा साम्राज्य जो लगभग पूरे भारत पर राज करता था, वो अचानक बिखरने लगता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि महान मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का आखिर हुआ क्या? उस खालीपन को भरा किसने? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, सम्राट अशोक के समय में। उनके राज में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था, एक मजबूत, शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। तो हुआ ये कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से हुआ। अगले 50 सालों तक कमजोर राजाओं की एक लंबी लाइन लग गई। साम्राज्य के अलग अलग हिस्से टूटने लगे। दिल्ली की मतलब पाटलिपुत्र की पकड़ कमजोर हो गई। और फिर आया वो साल 185 ईसा पूर्व, जब एक ऐसी घटना घटी जिसने इस महान वंश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जी हाँ, आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही सबसे भरोसेमंद आदमी, उनके सेनापति ने मार डाला। ये एक सीधा सीधा तख्ता पलट था जिसने भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इसी तख्ता पलट के साथ एंट्री होती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की, पुष्यमित्र शुंग। वो इंसान जिसने मौर्यों के खंडर पर एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव रखी। अब ये पुष्यमित्र कोई छोटा मोटा सिपाही नहीं था, वो था सेनानी, मतलब पूरी मौर्य फौज का बॉस, कमांडर इन चीफ। ये एक ऐसा पद था जो उसे जबरदस्त ताकत और पहुंच देता था, और उसने इस पावर का भरपूर इस्तेमाल किया। पुरानी ग्रंथ तो इस घटना के बारे में बड़ा ड्रामेटिक तरीके से बताते हैं। जरा सीन इमेजिन कीजिए, एक मिलिट्री परेड चल रही है, पूरी सेना सामने खड़ी है और सेनापति सबके सामने अपने ही राजा की हत्या कर देता है। सोचिए कितनी हिम्मत, या कहें कितनी क्रूरता रही होगी इस काम में। इस एक कदम ने सत्ता सीधे उसके हाथों में दे दी। तो ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, 185 ईसा पूर्व, मौर्य युग का अंत और शुंग युग की शुरुआत। भारत की सत्ता अब एक ब्राह्मण सेनापति के हाथों में थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। लेकिन देखिए, राजा बनना एक बात है और राज चलाना, वो भी एक बिखरे हुए साम्राज्य पर, बिल्कुल अलग बात। पुष्यमित्र के लिए ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। चुनौतियां अंदर भी थीं और बाहर भी। अंदर की बात करें तो विदर्भ जैसे कई इलाके आज़ाद हो चुके थे, उन्हें वापस काबू में करना था। लेकिन असली सिरदर्द तो बाहर से आ रहा था। उत्तर पश्चिम में यवन, यानी आज के हिसाब से कहें तो इंडो ग्रीक्स, मौर्य साम्राज्य के पतन से पैदा हुए इस वैक्यूम का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे थे। और शुंगों ने इस चैलेंज को पूरी ताकत से स्वीकार किया। यहाँ तक कि कालिदास के मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्रम में भी जिक्र मिलता है कि कैसे पुष्यमित्र के पोते वसुमित्र ने सिंधु नदी के किनारे यवनों को करारी हार दी। इस जीत ने शुंगों को गंगा घाटी का प्रोटेक्टर मतलब रक्षक बना दिया। अब अपनी जीत का डंका बजाने और अपनी सत्ता पर पक्की मोहर लगाने के लिए पुष्यमित्र ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने करवाया अश्वमेध यज्ञ। अब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, एक खुला ऐलान था कि मौर्यों का बौद्ध झुकाव वाला दौर गया, अब ब्राह्मणवादी परंपराओं की वापसी का समय है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा विवाद जो आज तक शुंगों के नाम से जुड़ा हुआ है। वो है उनका बौद्ध धर्म के साथ रिश्ता। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर इतिहासकार आज भी एक मत नहीं है। देखिए, दिव्यावदान जैसी जो बौद्ध ग्रंथ हैं, वो तो पुष्यमित्र की एक बहुत ही डरावनी इमेज बनाते हैं। उनके मुताबिक वो बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन था, इतना कि उसने मठ तोड़वाए और यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षुओं के सिर पे इनाम रख दिया था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल मजा तो अब है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सबूत मिले हैं, मतलब खुदाई में जो चीजें मिली हैं, वो कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। तो एक तरफ हैं किताबों में लिखे आरोप और दूसरी तरफ हैं जमीन से निकले सबूत। ये वाकई एक बड़ी हिस्टोरिकल पजल है। ये सच में चौंकाने वाली बात है। सांची और भरहुत के जो इतने फेमस बौद्ध स्तूप है ना, उनका रेनोवेशन और एक्सपेंशन, मतलब उन्हें और बड़ा और सुंदर बनाने का काम शुंगों के टाइम पर ही हुआ।
अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी बौद्धों का इतना बड़ा दुश्मन है, वो उनके सबसे पवित्र जगहों पर पैसा क्यों लगाएगा? तो कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि शायद बौद्ध ग्रंथों में बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया। हो सकता है असली नाराजगी इस बात की हो कि मौर्यों के टाइम जो सरकारी सपोर्ट मिलता था वो बंद हो गया था। खैर, इस कंट्रोवर्सी को अगर थोड़ी देर साइड में रखें तो शुंगों का दौर कल्चर और नॉलेज के हिसाब से एक बहुत ही वाइब्रेंट, मतलब एक जिंदा दिल दौर था। आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, हर तरफ कुछ नया हो रहा था। सबसे पहले तो संस्कृत भाषा को जबरदस्त बढ़ावा मिला। महान ज्ञानी पतंजलि ने अपना फेमस ग्रंथ महाभाष्य इसी दौर में लिखा, जिसने संस्कृत व्याकरण की नींव रखी। फिर मनुस्मृति जैसे बड़े हिंदू धर्म ग्रंथों को भी इसी समय कंपाइल किया गया। और आर्ट को कैसे भूल सकते हैं, खासतौर पर मथुरा में एक बिल्कुल नए और जानदार आर्ट स्टाइल का जन्म हुआ, जिसने आने वाली सदियों की भारतीय कला पर अपनी छाप छोड़ी। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो शुंग काल को अक्सर एक वैदिक रिवाइवल का दौर कहा जाता है। एक ऐसा दौर जब ब्राह्मणवादी सोच और परंपराएं फिर से मेन स्ट्रीम में आ गईं, राजनीति और समाज के बिल्कुल सेंटर में। लेकिन जैसा कहते हैं ना, इतिहास का पहिया हमेशा घूमता रहता है। हर साम्राज्य का सूरज कभी न कभी तो ढलता ही है। और सबसे बड़ी विडंबना, या कहें कि आयरनी, ये थी कि शुंग साम्राज्य का अंत बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे उसकी शुरुआत हुई थी, एक धोखे से। कहानी ने एक पूरा सर्कल पूरा कर लिया। जैसे पुष्यमित्र ने अपने राजा बृहद्रथ को मारा था, ठीक वैसे ही आखिरी शुंग राजा देवभूति को उसके अपने ही मंत्री वासुदेव कण्व ने मार डाला। और साल था 73 ईसा पूर्व। शुंग वंश खत्म हुआ और एक नया छोटा सा कण्व वंश शुरू हुआ। तो सवाल उठता है कि हम शुंगों को आखिर कैसे याद रखें? हाँ, वो मौर्यों जितने बड़े नहीं थे, ना ही गुप्त वंश जितने शानदार। शायद इसीलिए इतिहास की किताबों में वो कहीं खोसे गए हैं, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा था। सोचिए, एक टूटते हुए देश को उन्होंने संभाला, उसे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी, बाहर के हमलों से बचाया। वो एक तरह से एक ब्रिज थे, एक पुल, जो मौर्यों के बिखराव और आने वाले बड़े साम्राज्यों के बीच एक जरूरी कड़ी बने। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आके रुकते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये शुंग कौन थे? क्या वो बौद्ध धर्म के क्रूर दुश्मन थे, जैसा कि कुछ किताबें दावा करती हैं, या फिर वो कल्चर के रक्षक थे जिन्होंने वैदिक परंपराओं को फिर से जिंदा किया और देश को बाहरी दुश्मनों से भी बचाया? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। शुंगों की कहानी कॉम्प्लेक्स है, उलझी हुई है, और शायद यही बात इसे इतनी दिलचस्प बनाती है। यह हमें सिखाती है कि इतिहास में कुछ भी सीधा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता।